आप सभी लोगों का स्वागत है भारतीय इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म के हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक से हमें बौद्ध शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसका नाम ज़ेंदावस्ता है। तो ज़ेंदावस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। कागज़ बनाने की कला की खोज कब की गई थी? तो कागज़ बनाने की जो कला की खोज की गई थी वो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किया गया था। तो ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज़ बनाने की कला की खोज की गई थी। और ये कला की खोज किया किसने था? ये चीन के लोगों के द्वारा किया गया था, यानी चीनियों के द्वारा किया गया था। तो पूरे लाइन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चीनियों के द्वारा ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज़ बनाने की कला की खोज की गई थी। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं जिनका नाम है फाहियान। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे, यानी गुप्त वंश का उस समय शासन था। और राजा कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। ये सारे प्रश्न हम लोग शायद पहले भी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं ध्यान से, सारे आपके क्वेश्चन रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बीरबल किसके दरबार में रहते थे? तो बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इस चीज़ को आप जानते रहिए। आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शाही राज्य कौन सा था जो ब्रिटिश द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था? तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज़ों का पूरे देश पे कब्जा था तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे, क्षेत्र थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकृत नहीं किए गए थे। उन राज्यों ने, उन क्षेत्रों ने अंग्रेज़ों से संधि कर रखी थी। तो ऐसे कौन कौन से राज्य थे? ऐसे बहुत से राज्य थे, जिसमें से ग्वालियर एक है। ग्वालियर, भोपाल, हैदराबाद, इन सब जगहों पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था। इन सब जगहों के राजाओं ने अंग्रेज़ों से संधि कर रखी थी। ठीक है, तो उनमें से एक कौन है? उनमें से एक है ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की परिमितों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। यह आदेश किसने पारित किया था? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि फारूक शेर, मुगल सम्राट फारूक शेर ने एक कानूनी आदेश पारित किया था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण बंगाल में अपना व्यापार कर सकती थी। तो कानूनी वैधता किस आदेश से पारित हुई थी? फारूक शेर के आदेश से पारित की गई थी, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण बंगाल में अपना व्यापार कर सकती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अमेरिकी प्रशासक कौन है जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ कौन से अमेरिकी प्रकाशक थे? उनका नाम है लुई फिशर। तो लुई फिशर एक अमेरिकी प्रकाशक थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाम आप रख लीजिए, लुईस फिशर, इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में एक प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था जिसका नाम है कूका विद्रोह। तो पंजाब के प्रसिद्ध कूका विद्रोह से कौन संबंधित हैं? तो कूका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बाबा राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो बाबा राम सिंह कूका विद्रोह से संबंधित हैं। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को मान लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में माना था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने मान लिया था। ये प्रश्न जो आपके यहाँ पर लिखे गए हैं, इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ा जटिल है, इसलिए सारी लैंग्वेज को थोड़ा सरल करके बताया जा रहा है। आप उस चीज़ को जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संघ रचनात्मक परिवर्तन कब किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संघ रचनात्मक परिवर्तन 1920 में किया था। तो ये प्रश्न आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत पर
कितने राजवंशों ने शासन किया है? तो आप लोगों ने जब मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और इसमें यह भी पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए उत्पन्न होता है कि दिल्ली सल्तनत पर जितने भी राजवंशों ने शासन किया था, टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था, उसमें से सबसे छोटा शासनकाल किसका था? सबसे छोटे समय तक, सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? ये प्रश्न अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए हमने एक प्रश्न छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये हमें याद होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में 1943 में किया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए याद करने के लिए। 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो ये किसने किया था? उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। और इसमें किसने योगदान दिया था? राजा राम मोहन रॉय ने योगदान दिया था। तो जब भी सती प्रथा की बात की जाएगी तो उसमें राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेटिक का नाम जरूर आएगा। और ये इसको अवैध कब घोषित किया गया था? 1829 में घोषित किया गया था। इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तो 1905 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसको हम लोग बंग भंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन है? तो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाल है, और भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय देश भी पुर्तगाल ही है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना कितने जनपदों को मिलाकर की गई थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कितने जनपदों को मिलाकर किया था? टोटल 16 जनपदों को मिलाकर किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा भारतवर्ष, जो कि अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक लगता है, ये टोटल 16 जनपदों में विभाजित था। इस टोटल 16 जनपदों को मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। पंचमार्का सिक्का किसके शासनकाल में चलता था? तो जो पंचमार्का सिक्का है वो मौर्य काल में चलता था। तो मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्के चलते थे? पंचमार्का सिक्का चलते थे। इसको आप वन लाइनर प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वंश क्रम को सजाइए, यानी सही क्रम में वंश क्रम को लिखना है। राजवंशों का जो क्रम है उसको लिखना है। तो राजवंशों का जो क्रम क्या है? सबसे पहले मौर्य आए, उसके बाद शुंग आए, शुंग के बाद कुषाण आए, और कुषाण के बाद गुप्त आए। तो मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश, ये एक निश्चित क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूका आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इसको अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कूका आंदोलन पंजाब का एक प्रमुख आंदोलन था और इससे बाबा राम सिंह संबंधित हैं। तो बाबा राम सिंह ने इसे प्रारंभ किया था। इस प्रकार कूका आंदोलन से कौन संबंधित है? बाबा राम सिंह। आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो ऋग वैदिक काल में आर्यों की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी। तो ऋग वैदिक काल में आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। वह चोल राजा कौन है जिसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था? तो वह चोल राजा जिसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था उसका नाम है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन था? तो टीपू सुल्तान ने एक ग्रीष्म महल बनाया था जिसका नाम था दरिया दौलत बाग। तो दरिया दौलत बाग टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल था। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुज्जर किस राज्य से संबंधित हैं? तो अब यहाँ पर आप गुज्जर शब्द सुनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मत पहुँच जाइएगा कि गुज्जर वहाँ पर रहते हैं, तो गुज्जर आप वहाँ पहुँच गए। गुज्जर एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है जो कि मुस्लिम जनजाति है, और ये किस राज्य में रहती है? जम्मू कश्मीर राज्य में रहती है। ठीक है, तो गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, और ये एक मुस्लिम जनजाति है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महेश्वर
किस राजा की राजधानी थी? तो जो महेश्वर है वो रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी हुआ करती थी। तो रानी अहिल्याबाई होलकर की जो राजधानी थी उसका क्या नाम है? महेश्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह मुगल शासक कौन है जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? तो सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। तो औरंगजेब का आप यहाँ नाम यहाँ याद रखिएगा कि सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। वह गुप्त काल का शासक कौन है जिसके काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो इसको अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो रामानुजाचार्य मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धर्म के धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ के नाम से जानते हैं? तो संघ के नाम से कौन जानता है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा 1939 में दिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने अपने पार्टी का गठन किया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक ये पार्टी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। एक लंबा चौड़ा कथन दिया गया है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। तो यह लंबा चौड़ा कथन किसने कहा था? यह लंबा चौड़ा कथन अरविंद घोष ने कहा था। तो अरविंद घोष ने इस कथन को पूरा किया था। इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।